हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स। पहले इसकी कलर चेंज कर लेते हैं, सेम कलर हो रहा था। फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के। फंडामेंटल्स में क्या आता है? स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग एंड डाटाबेस। डाटाबेस आप किस तरह से लगा सकते हैं, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, वाई सिस्टम डिज़ाइन मैटर्स? वाई सिस्टम डिज़ाइन चाहिए क्यों हम लोग को? देखो, सबसे पहले अगर आपके 100 यूजर आते हैं, आपने जो डिजाइन बनाया है उसमें आपने ऑफ कोर्स एक सर्वर लिया होगा और एक डाटाबेस लिया होगा, मस्त चलेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां आप ग्रो करना चाहते हो और आपका सिस्टम उस हिसाब से कॉम्पैटिबल नहीं होता। जैसे 1000 में सही चला, 10,000 में थोड़ा स्लो होगा, 1 लाख में अब क्या होगा? ब्रेक करना शुरू हो जाएगा। ब्रेक क्यों करेगा? अभी आपका सिस्टम प्रोसेस ही कर रहा है, बट उसमें बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया आपने। बहुत सारे लोग आके इंटरवीन कर रहे हैं कि भैया हमें भी डाटा चाहिए, हमें भी डाटा चाहिए। जैसे आप पुराने पीसीज में, पुराने मोबाइल फोन्स में देखेंगे कि उतना स्पेस होता नहीं है कि हम नए ऐप यूज कर सके। उस तरीके से सोचो इसको। अब जब बहुत ज्यादा ज्यादा ही लोग आ जाएंगे, तो भाई ये तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि आपको डेटा मिले। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज आपकी 100 यूजर में काम कर रही थी ना, अब 1 लाख यूजर में काम नहीं करेगी। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रीडिजाइन। रीडिजाइन कैसे करेंगे? मल्टीपल सर्वर्स लगाएंगे, कैशिंग इंप्लीमेंट करेंगे, स्केल डाटाबेस लेंगे और फेलियर को हैंडल करेंगे कि भाई कैसे इसको कहीं मूव करना है, या फिर एरर हैंडलिंग कैसे करनी है। इसके मेनली 5 पिलर्स होते हैं। ठीक है। सिस्टम डिजाइन के 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ गया स्केलेबिलिटी। जो भी आपका सिस्टम है 10 गुना लोड झेलना चाहिए बिना ब्रेक करे। हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब ज़्यादा लोड आ गया तो फिर वो अवेलेबल नहीं है और टाइम बेस्ड चल रहा है। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 100 मिली सेकेंड का एक हम मार्जिन ले लेते हैं कि भैया 100 मिली सेकेंड में हमारा डाटा आ जानी चाहिए। ये ना हो कि 10 सेकंड में डाटा आ रहा है। इतनी देर आपकी वेबसाइट पे रुकेगा कौन? 10 सेकंड तो आज भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब तो 2-3 सेकंड का अगर लोडर भी दिखा दो लोगों को, कोई यूजर नहीं रहेगा आपकी वेबसाइट पे। डाटा हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट करने का क्या मतलब है? जैसे ही कुछ अपडेट हुआ, ऐसा ना हो कि एक यूजर ने वन ने अपडेट किया, यूजर टू को दिख ही नहीं रहा है। तो इट शुड बी कंसिस्टेंट। ये सब चीजें हासिल करने के लिए क्या लगेगा? कॉस्ट। अब कॉस्ट, आपको अपना बजट बना के चलना है कि भाई हम किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं और किस चीज को कम, तो हम उस पर पैसा ज्यादा लगाएंगे। रियल लाइफ में देखा जाए, जैसे अगर गूगल 100 मिली सेकंड का डिले देने लग गया, तो उसमें 1% यूजर कम हो जाएंगे। अमेज़न में अगर डिले आ गया तो उसका रेवेन्यू में लॉस हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम डिजाइन बहुत काम की चीज है। अब हम स्केल कैसे कर सकते हैं भाई? अब स्केल करने के दो तरीके हैं, या तो अप या फिर आउट, जिसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कहते हैं। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है भाई? वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है? आपके पास एक सीपीयू है, आपने उसको और बड़ा किया, 8 से 16 किया, 16 से उसके अब क्या किया? इसमें रैम बढ़ा दी, सीपीयू बढ़ा दिया, रैम बढ़ा दिया। यही तो कर पाओगे। इसकी बढ़िया बात क्या है? सिंपल होता है, एक के बाद एक चढ़ाते जाओ, इसमें मेमोरी बढ़ाते जाओ, स्पेस बढ़ाते जाओ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बेकार बात क्या है? हार्डवेयर सीलिंग, कि भाई एक लिमिट तो आएगी कि आप कितने सीपीयू लगा सकते हो, कितने जीबी की रैम्स लगा सकते हो, कितना स्पेस एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक लिमिट आ जाएगी और ये महंगा पड़ेगा। क्यों? एक एक करके चीजें बढ़ा रहे हो। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने एक ही सर्वर लगाया है, यहाँ कुछ अगर ब्रेक हो गया तो आपका पूरा सर्वर खत्म। अब इसको मेजर कैसे करा जाता है? मेजर करते हैं हम आरपीएस से, रिक्वेस्ट पर सेकेंड। एक सर्वर 500 से 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड आराम से झेल लेता है। अगर आपको 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड चाहिए, तो क्या करोगे? आपको और भी सर्वर चाहिए होंगे। तो यहाँ खेल खेलने आता है आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसमें क्या है? और मशीनें ऐड करो। एक सर्वर को 10 सर्वर बना दो, 10 ऐसे सर्वर बना दिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब 10 सर्वर है तो हर एक पे लोड कितना हो गया? बराबर बराबर बांट दे तो 1/10। जैसे हमने 3 बनाए हैं तो इसमें क्या आएगा? 1/3, 1/3, 1/3, हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट इट? नियरली अनलिमिटेड, कितने भी आप बढ़ाते जाओगे अपने सिस्टम बढ़ाते जाओगे, ये रिडंडेंट रहेगा
और कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। आपको पता रहेगा कि भैया आपको नया सिस्टम कब खरीदना है। ओके। अब बैड क्यों है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स रहेगी। यहाँ रिक्वेस्ट आई, अब ये भाई किसको देनी है, किसको नहीं देनी, कौन अभी भी प्रोसेस कर रहा है, किसकी हेल्थ ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। कंसिस्टेंसी मुश्किल हो जाती है, और डीबगिंग तो और मुश्किल हो जाती है कि भाई डाटा किसके पास गया, कहाँ गया, कैसे गया, क्या उसने किया, क्या उसने दिया, और क्या एरर आया। भाई दोनों हमने पढ़ लिए अब, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों में अपनी अपनी लिमिटेशन है। अगेन, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू इम्प्लीमेंट दीज? ये कहते हैं दोनों को इस्तेमाल करो। वर्टिकल स्केल करो इनसाइड ईच सर्वर। जैसे हमने ये सर्वर बनाया, इसको और स्केल कर दिया, और बड़ा बना दो, और बड़ा बना दो, और बड़ा बना दो, इसको भी बड़ा बना दो, सब बड़ा बना दो। अब हॉरिजॉन्टल पे स्विच कब करना है? हॉरिजॉन्टल पे स्विच तब करना है जब आपकी लिमिट 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड से बढ़ती जाए। इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, तब जाके आप इसमें अपना पैसा लगाओ कि हमें एक और सिस्टम चाहिए। ठीक है। जैसे हमने यहाँ वर्टिकल में क्या देखा, 8 सीपीयू वाला था, उसको हमने 64 सीपीयू तक लेके गए, 256 GB की उसमें मेमोरी डाल दी। अब इसकी क्या है, एक मशीन है, ज़्यादा पावरफुल होगी, बट लिमिटेशन क्या होगी, हार्डवेयर सीलिंग। हार्डवेयर आप एक लिमिट तक बढ़ा पाओगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या हुआ, लोड बैलेंसर यूज़ किया, और अलग अलग सर्वर्स में हमने डाटा दे दिया। कई सारी मशीन हो गई, शेयर लोड हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि भैया हम कब किस सर्वर को डेटा देंगे, कब कहाँ भेजेंगे। स्ट्रेटजी क्या कहती है, वर्टिकल से स्टार्ट करो, हॉरिजॉन्टल पे स्केल करो। 100,000 रिक्वेस्ट अगर आपकी पर सेकंड बढ़ती रहती है, तो एक एक सर्वर बढ़ाते रहो। रियल लाइफ में क्या होता है, दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं। अब जैसे हमने ये देखा कि भैया लोड बैलेंसर यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। अब लोड बैलेंसर के बाद देखते हैं कि लोड बैलेंसर होता क्या है और करता क्या है। अब जैसे आपकी क्या थी, 100, सॉरी, पता नहीं इसमें 100 क्यों आ रहा है मेरे मुंह पे। 1000 रिक्वेस्ट हिट कर रहा है एक सर्वर पे। ठीक है, अगर हमने दो लगा दिए तो क्या होगा, 500 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, दोनों में हाफ रिक्वेस्ट चली जाएगी दोनों में। अब क्या होता है कि जो लोड बैलेंसर है वो बैठता है आपके जो भी रिक्वेस्ट है उसके आगे। मतलब यहाँ पे ये लोड बैलेंसर बैठा है, आपके ये तीन पीसी लगे हैं। जैसे हमने अभी ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ये आपका लोड बैलेंसर। जो भी रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर पे आएगी, लोड बैलेंसर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, लोड बैलेंसर पिंग करेगा हर एक सर्वर पे, जो रिक्वेस्ट नहीं रिप्लाई करेगा, तो उसका मतलब क्या है, उसका कनेक्शन टूट गया है। ये कहीं ना कहीं मान लो ये वाला सर्वर हमारा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इस पे हम लोड अपना भेजेंगे ही नहीं। तो हम लोड कहाँ भेजेंगे, यहाँ और यहाँ, जो हमारा बाकी सर्वर होगा। जैसे ही हमने इसको ठीक कर दिया, रिकवर हो गया, फिर इसके बाद हम इसमें भी डाटा भेजना चालू कर देंगे। ओके। अब ये डाटा भेजने का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कई सारे एल्गोरिदम है, उसमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहला एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या है, वो बोलता है एक एक करके सबको डाटा देते जाओ। ठीक है, ए बी सी करके हमने तीन वो ले लिए कि हमारे ये तीन सर्वर्स हैं। अब ये क्या करता है, पहले डाटा ए को दिया, फिर बी को देगा, फिर सी को देगा, अगला आएगा फिर ए को देगा, फिर बी को देगा, फिर सी को देगा। सेम ये करता रहेगा, ऐसे ही काम करता है ये। तो क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। लेकिन इसने क्या किया, लोड को इग्नोर कर दिया। कि सपोज करो यहाँ पे जो पहली रिक्वेस्ट थी 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाती, दूसरी 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाती, पर यहाँ जो थी 3 सेकंड में कंप्लीट होगी, अगली 30 सेकंड में होती। यहाँ पे 5 मिनट लगते, यहाँ पे 10 मिनट लगते, सपोज बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। तो अब क्या हुआ, ये तो इसमें तो क्यू बढ़ती जाएगी, क्यू बढ़ती जाएगी इन दोनों में, ये बेचारा खाली बैठा रहेगा उस टाइम तक। तो इसने क्या किया, लोड इग्नोर कर दिया। अब अगला वाला आता है लीस्ट कनेक्शन। भाई जिसके पास सबसे कम बिजी सर्वर होगा, कनेक्शन कम होंगे, हम उसको देंगे। ठीक है, डिफॉल्ट में ये आता है हमारा लीस्ट कनेक्शन वाला। ये अगला आया हमारा आईपी हैश। आईपी हैश में क्या करते हैं, पहले हम इन चीजों को रिमूव कर देते हैं। ओके, ये हमने रिमूव कर दिया। अब आईपी हैशिंग में क्या कहते हैं, एक सर्वर को एक यूजर से बाइंड कर देते हैं, यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3।
ठीक है, इससे क्या होगा, सेशन स्टोरेज आपका बढ़िया हो जाता है। उस सेशन का डेटा सारे ये स्टोर करेगा, यूजर 2 के लिए ये करेगा, यूजर 3 के लिए ये करेगा। हमेशा यूजर एक ही सर्वर पे आके हिट करता है। अब अगला आता है लेटेंसी बेस्ड। लेटेंसी बेस्ड बोलता है जो जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, मतलब वो उतना खाली बैठा हुआ है, वो उसके पास उतना एम्प्टी स्पेस पड़ा हुआ है, जो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा उसको हम अगली रिक्वेस्ट दे देंगे। जस्ट लाइक योर कॉर्पोरेट जॉब्स, जो जल्दी काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसे और काम मिलेगा। बट अब इसमें क्या है, हमने सिस्टम डिजाइन किया था कि भाई हमारा सिंगल सोर्स ऑफ फेलियर ना हो। बट व्हाट वी आर डूइंग एवरीवेयर हेयर इज कि लोड बैलेंसर हमने एक लगा रखा है। तो ये कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि दो से ज्यादा लोड बैलेंसर लगा लेना, जो कि आपका एक्टिव एक्टिव या एक्टिव पैसिव में काम करे। एक्टिव एक्टिव क्या होता है, दोनों एक्टिव होंगे लोड बैलेंसर, ठीक है, कुछ लोड ये हैंडल करेगा, कुछ लोड ये हैंडल करेगा। और एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सारा काम अभी ये कर रहा होगा, अगर ये इसका डाउन टाइम आ जाता है तो ये अप आ जाता है कि भाई अब मैं हैंडल करूंगा सब कुछ। तो ये हमारा पैसिव एक्टिव बन जाता है उसमें। लोड बैलेंसर कैसे काम कर रहा है आपका, रिक्वेस्ट आई आपकी, लोड बैलेंसर पे गई, लोड बैलेंसर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करता है, हेल्थ चेक करता है। वो हेल्थ चेक किया, जिसने अगर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये इसको लाल में दिखाते हैं, ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस सर्वर को बाहर कर दिया, अभी इसको कोई रिक्वेस्ट जाएगी, सारी रिक्वेस्ट ए और सी में डाइवर्ट हो जाएंगी। जब हमारा ये ठीक हो जाएगा, जब हमारा ठीक हो गया ये, तो इसको भी हम रिक्वेस्ट भेजना चालू कर देंगे। इसके लिए हमने एल्गोरिदम्स क्या क्या पढ़े, राउंड रॉबिन, लीस्ट कनेक्शन, आईपी हैश एंड लेटेंसी बेस्ड। अब बात करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस कौन सा चूज करें भाई, सीक्वल कब चूज करें, नो सीक्वल कब चूज करें, सीक्वल और नो सीक्वल में फर्क क्या होता है, ये सारे सवाल होते हैं हमारे पास। देखो भाई, सीक्वल क्या होता है, सीक्वल एक लैंग्वेज है जिसमें जिसके लिए हम कुछ ऐप्स यूज करते हैं, जैसे कि माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, जो हमारे सीक्वल कोड को एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। डाटा क्या होता है, रिलेशनशिप टाइप के आते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं उस डेटा में, उसको सीक्वल में कैटेगराइज करते हैं हम। इसमें क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज होती है सीक्वल की, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस लगा सकते हो आप। ये बढ़िया कब होता है, जब अकाउंट्स, ऑर्डर, पेमेंट या फिर कोई रिलेशनशिप निकालनी हो आपको, मतलब ज्वाइंस वगैरह लगाने हो। करेक्टनेस जहाँ पे क्रिटिकल हो, एकदम एग्जैक्ट आपको ट्रूथफुल डेटा चाहिए, या फिर जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। इसकी वीकनेस क्या है, हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा आप कॉलम्स ऐड नहीं कर सकते बाद में। आप अगर ऐड करते रहोगे तो उतना मुश्किल हो जाएगा ज्वाइंस लगाना, इसीलिए इसका रिजिड स्कीमा बनाया जाता है। अब भाई ये इतना कुछ कर लेता है, तो नो सीक्वल क्या करता है, नो सीक्वल में हमारे काम आते हैं जो हमारे फेमस एप्स हैं, वो है मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, डायनामोडीबी। ये स्टोर कैसे करते हैं वैल्यूज, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, की वैल्यू के फॉर्म में। फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है और स्केल इजीली हो जाता है। ये बेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, फीड्स के लिए, जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी फीड्स होती हैं। एनालिटिक्स का डेटा बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट है, या फिर राइट हैवी होता है, जहाँ पे ज़्यादा डेटा का यूज़ होगा, ज़्यादा डेटा होगा, वहाँ पे हम हमेशा नो सीक्वल यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ी डगमगाई सी है, इतनी भी ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत, जैसे बिलियंस ऑफ डेटा है, कुछ एक मिस हो गया, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ज्वाइन नहीं है, तो वहाँ हम नो सीक्वल का यूज़ करते हैं। ओके, अब हमें यूज़, यहाँ दोनों में हमने देख लिया कि भाई यहाँ भी कुछ डिफ़ॉल्ट है, यहाँ भी कुछ फॉल्ट है। अब कहते क्या है, रियल सिस्टम में क्या यूज़ करना है, दोनों यूज़ करो एज पर द जॉब। वो जॉब क्या होगी अभी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं सीक्वल का टेबल कैसा दिखता है। सीक्वल में क्या है, टेबल बनाया आपने यूजर नाम का, उसमें तीन फील्ड दे दी, आईडी, नेम और ईमेल, ठीक है, ये उसमें एक डेटा दिखा दिया। अगला टेबल बनाया ऑर्डर्स नाम का, यहाँ भी आईडी, यूजर आईडी और टोटल दे दिया। तो ये रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करेंगे, आईडी से आईडी को मैच करेंगे, हाँ भाई ये वाली आईडी का मुझे यूजर आईडी दे दे, या ये वाली आईडी का टोटल दे दे, या फिर कोई भी हमें डेटा निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज भी मेंटेन रहती है इसमें, और रिलेशनशिप भी। बेस्ट कब होता है, जब भैया पैसे से रिलेटेड बात आ जाए, मनी एंड अकाउंट्स, तो सीक्वल यूज करते हैं। नो सीक्वल कैसा होता है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कितना मर्जी डेटा डालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबल है, स्केल आउट इजीली हो जाता है,
बेस्ट किसके लिए? फीड्स के लिए और एनालिटिक्स वाले डेटा के लिए। अब पॉलीगॉट पर्सिस्टेंस क्या कहता है? दोनों को इस्तेमाल करो। सीक्वल क्रिटिकल डेटा के लिए यूज करो और नो सीक्वल स्केलिंग के लिए यूज करो। ठीक है, दीज वर आवर फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स हमने कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।